हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWB पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है और इस कड़ी में हम लोग पीछे जो है दो परिचय के वीडियो को पढ़ चुके हैं। आज ये आपका लेक्चर नंबर 3 होगा, जो ये भी इंट्रोडक्शन में ही रहेगा और ये आपका इंट्रोडक्शन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के बाद में फिर पहले एक्सरसाइज पर आएंगे। फिर ऐसे जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसको हम लोग क्रम से करते चलेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, जहां तक पीछे हो गया था उसी के जस्ट आगे से शुरू करते हैं। दिया गया है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये जो आपका थ्योरम है इसको जानना जरूरी इसीलिए है जिससे जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है उसके क्रम के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये आखिर प्रमेय कहता क्या है, तो ये जो है गुणनखंड जब भी हम लोग निकालने के लिए जाते हैं इसमें तो आपका भाज्य संख्या दिया रहता है और भाज्य संख्या का ही हम लोग गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। और ये आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अर्थात इसमें हम लोग कहेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के बिना चलिए एक और शब्द है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय को यूनिक कहा जाता है। अद्वितीय होता है। इसका मतलब है जो भी भाज्य संख्या दी रहेगी उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड करेंगे वह केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में ही होना चाहिए। कभी भी भाज्य संख्या के द्वारा गुणनखंड नहीं किया जाएगा। भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में होता है। और गुणनखंड कैसे होता है इसका पूरा वीडियो आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया गया है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन सी संख्या 2 से, इसके बाद 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से किस प्रकार से संख्या कटेंगी किससे, उन सभी को आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया गया है। अब इसमें आप एग्जाम्पल एक संख्या ले लीजिए, जैसे 28 है। 28, अब इस 28 का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। आप हालांकि देखेंगे 28 आपका ये भाज्य संख्या है। अब 28 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर ऐसे 2 से कटेगा
आएगा 2 7 जा 14 और यहाँ 7 से कटेगा 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर लिख सकते हैं 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए 42 संख्या दी गई है। अब 42 संख्या का हम लोग फैक्टर करेंगे, 42 का फैक्टर करेंगे यहाँ पहले 2 से, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2। फिर इसके बाद में इसको 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21 और इसके बाद में 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अर्थात 42 का जो फैक्टर मिला है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन तीनों का जो क्रम है, यदि आप ऐसा लिखें कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 तब भी आपका 42 का फैक्टर कहलाएगा, या फिर आप कह सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, या फिर आप कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। तो ये सभी भी इसके फैक्टर ही कहलाएंगे। हालांकि आप जब भी गुणनखंड करें तो ऐसी स्थिति में पहले आप छोटी संख्याओं से ही काटने का प्रयास करें, नहीं तो बड़ी संख्या पर एकाएक काटने से हो सकता हो गलती होने की संभावना रहे। इसीलिए पहले आप छोटी संख्याओं से चलेंगे, फिर धीरे धीरे ये बड़ी संख्याओं के रूप में बनता जाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसकी अगली कड़ी में हम लोग ये जानेंगे आखिर ये अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय आया है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य के बारे में यदि आप कहें तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जब कोई भी भाज्य संख्या दी गई है तो उसका गुणनखंड हम लोग करें और वह केवल अभाज्य संख्या के रूप में मिले। अर्थात ये कहा जा सकता है इसका उद्देश्य है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में परिवर्तित करना, ये जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये आपका जो उद्देश्य है, इसीलिए आप अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। अर्थात अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उद्देश्य कहता है कि हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या मिली है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित कर देना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका प्रमेय हो गया। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, और वह भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम लोग इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त, तथा एचसीएफ को कहा जाता है महत्तम समापवर्त। ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेना है।
अब जब भी हम लोगों को एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा तो वहां पर कम से कम दो संख्याएं रहेंगी। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो है दो संख्या वहां पर मिलेगी। तो इसका नियम कहता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धनात्मक, याद रखिएगा कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक का एलसीएम नहीं होता, अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य व एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्त्य अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से ज्ञात करने की विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अर्थात जो आपका आधारभूत प्रमेय वाली विधि है उसी के नियम का पालन करते हुए दो हो चाहे या फिर दो से अधिक संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखी गई हैं, उन्हीं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्राप्त कर लेना ही कहलाता है गुणनखंड का जो अभाज्य विधि होगा उस नाम से हम लोग जान लेंगे। अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या दी गई है, चाहे उसमें दो हो पूर्णांक चाहे दो से ज्यादा हो, तो उन सभी का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी कड़ी में आपको थोड़ा सा और चीजें जानना है कि जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो हम लोग अगले स्लाइड पर चलेंगे। चलिए अब हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानना है। इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो जो भी आपके पास में दो या दो से अधिक संख्याएं हैं उनका नियम जो है आधारभूत प्रमेय का यूज करके आप गुणनखंड करते जाइए भाज्य संख्याओं के रूप में, और अभाज्य संख्याओं के रूप में जब आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें हो सकता है संख्याएं कुछ दो दो तीन तीन बार मिले, कुछ संख्याएं अकेले ही मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ नियम बनाया गया है कि जो मासा होता है, मासा को हम लोग कहते हैं एचसीएफ, अर्थात ये जो एचसीएफ या मासा होता है यह जो भी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाई गई हैं उनकी घातों को मतलब उनकी घातों का सबसे न्यूनतम मान लिया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं न्यूनतम घात का गुणनफल, न्यूनतम घात का गुणनफल। और जब आप एलसीएम की बात करेंगे अर्थात लघुत्तम समापवर्त का, तो ऐसी स्थिति में आप अधिकतम घात का गुणनफल
चलिए अब ये जो एलसीएम और एचसीएफ के लिए है कि एलसीएम के लिए अधिकतम घात का गुणनफल होना चाहिए, एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात का गुणनफल होना चाहिए। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल को हल कर लें। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लिया जाए 26 और ऐसे ले लिया जाए 72 और एक संख्या ले लिया जाए कोई 108। ऐसे आप किसी भी संख्या को अपने एग्जाम्पल में रख सकते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। तो पहले आपको मिलेगा 26, 26 का गुणनखंड जब करेंगे तो पहले ये 2 से कट होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये आपका 13 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा। अब हम 72 का करेंगे गुणनखंड, तो पहले 2 से 2 3 6 हो गया, फिर उसके बाद 1 12 2 6 12 मिला। चलिए 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मिल जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर यहां से मिलेगा 2 2 9 जा, उसके बाद में 3 3 जा, फिर उसके बाद में 3 1 जा, इसके बाद में 1 0 8, इसका भी फैक्टर कर लेंगे। 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से फिर कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से नहीं होगा। अब आप इसमें देखिए क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, अब ये 3 से हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 से यहाँ करेंगे 3 1 जा 3। अब तीनों के गुणनखंडों को लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे 72 का यहाँ से लिखेंगे देख करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, इसके बाद में 3। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 13 जो लिखा गया है, ये तो इसमें संख्याएं 2 बार आई नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे जो संख्या आई है इसे आप पावर के रूप में बनाएं तो 2 के पावर 3 बनेगा और गुणे यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 2। इसके बाद में 108, 108 का मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें आप देखेंगे 2 जो है 2 बार आया है अर्थात 2 के पावर 2, 3 जो है आया है 3 बार, इसीलिए 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखा गया है HCF, HCF कह रहा न्यूनतम घात का गुणनफल। न्यूनतम घात का गुणनफल का मतलब है, अब आप पहले ये देखिए इन तीनों में कौन सी संख्या सब में मिल रही है। तो यहाँ 2 के पावर 1 है, 1 छिपा रहता है, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और बाकी यहाँ 13 3 3 है, तो ये 13 इनका तो पेयर नहीं बन रहा, तीनों में मिला नहीं है। हालांकि 2 आपका जो है वह तीनों में मिला है, लेकिन इसके हम लोग न्यूनतम घात को लेकर चलते हैं तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 इन दोनों को छोड़ देंगे, 2 का घात जो 1 है उसको ले लेंगे और ये आपका HCF कहलाएगा। अब आप चलेंगे LCM पर। LCM के लिए आप लोग देख रहे हैं अधिकतम घात का गुणनफल दिया गया है। अब अधिकतम घात का जब गुणनफल दिया गया है तो आप इसमें से मिलाइए, जो मिलेगा उसे तो हम लोग अधिकतम घात वाले को लिख लेते हैं और जो पेयर नहीं बनाता है उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2। अब ये आप स्थिति बनाएं तो यहाँ पर 2 के पावर 1 2 3 मिल रहा है, तो बड़े घात को लेंगे अर्थात 2 के पावर 3 को गुणे में। अब आप यहाँ देखिए 13, तो 13 यहाँ है लेकिन यहाँ पर 13 नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में 13 को पहले लिख देंगे गुणे। अब आप इनको छोड़ दीजिए, इसको तो लिख ही चुके हैं हम लोग,
अब यहां पर आएंगे, यहां पर देखेंगे 3 के पावर 2 है और यहां पर 3 के पावर 3 है और यहां कहता है एलसीएम के लिए अधिकतम घात को लेना है, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, तो ऐसी स्थिति में 3 के पावर 3 ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब आपका मिलेगा एलसीएम बराबर 2 के पावर 3 का मान अर्थात 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 का 3 बार आप गुणा कराएंगे अर्थात क्यूब करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा 27। अब ऐसी स्थिति में आप गुणा करा लीजिए। एलसीएम यहां 13 का 8 में कराएंगे, 13 8 104 होता है गुणे 27। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई अलग से करा लेते हैं, 10427 7। चलिए ये आपको मिल गया 8 हो गया, 8 2 यहाँ 10 यहाँ 8 2, अर्थात इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में मिला है आपको एलसीएम में 2808 2808। ये आपका हो जाएगा एलसीएम और ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इस पर भी आप अपने किताब से जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप भी खुद करिएगा, नहीं होगा तो हम तो यहाँ करवाएंगे ही, प्लस और भी आप जितना भी अभ्यास करेंगे प्रश्नों पर उतना ही बेहतर तरीके से आप सभी लोगों का तैयार होता जाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी की कड़ी में हम लोग और यहीं पर ही देख लेते हैं जो संख्याएं ये दी रहती हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ में कुछ संबंध होता है, अर्थात अगला हेडिंग आपका है संख्याओं तथा उनके एलसीएम व एचसीएफ के बीच संबंध। जो संख्याएं दी रहती हैं उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उन संख्याओं के साथ में किस प्रकार का संबंध रखता है, तो इसके लिए एक फार्मूला है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये जो आपका दिया गया है यही है 2 संख्याएं या 3 संख्याएं हों, ये उनके एलसीएम एचसीएफ के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित करती हैं। तो सूत्र आप याद रखिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ ये स्पेशल रूप से जो है केवल 2 संख्याओं के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, 3 संख्याएं नहीं होनी चाहिए, और 3 संख्याओं का भी सूत्र होता है लेकिन वह आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आप ये सूत्र केवल 2 संख्याओं के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दिया गया हो, पहली संख्या भी दी गई हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, या तो पहली दूसरी संख्या दिया है एचसीएफ दिया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो भी स्थितियां हैं इन चारों में किसी को भी ज्ञात करना होगा तो आप पक्षांतर करके सूत्र को बना देंगे। अब हम लोग कुछ विशेष बातों को जान लेंगे। विशेष बात, चलिए क्या विशेष बातें इसमें हम लोगों को जाननी है। जानना ये है कि जो ये आपका प्रमेय आया था, अभी आपको जो पहला पढ़ाए हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है कार्ल
जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया था और ये बहुत ही महान गणितज्ञ थे। इनका नाम जिस समय में ये रहे थे, ये इनका समय सीमा लगभग निर्धारित है 1777 से लेकर के 1855 तक ये इनका जीवन काल रहा है और इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाएगा? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। और इनका जीवन काल दे दिया गया है 1777 से लेकर के 1855 तक। कभी कभी ये भी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि आखिर वो कौन से गणितज्ञ रहे हैं, गणितज्ञ थे जिनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है या कहा जाता था। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आप इस नाम को अच्छे तरीके से एकदम याद रखिएगा। और इनका जो नाम है उस समय के प्रसिद्ध 3 वैज्ञानिकों की सूची में नाम इनका रहता था। 2 और लोग रहते थे और जबकि एक नाम ये खुद थे। और 2 नाम कौन कौन से थे? वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज थे। ये फिजिक्स के लिए भी हैं वैज्ञानिक और ये गणितज्ञ भी रहे हैं। और अगला नाम था न्यूटन। ये फिजिक्स के लिए भी काम किए हैं दोनों लोग और मैथ में भी अपने अलग अलग सूत्रों का निर्माण करके योगदान दिए हैं। आप इन सब बातों को भी ऐसे याद रखिएगा कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है, इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। उस समय में जिस समय ये लोग थे, तो जब 3 वैज्ञानिकों के जो श्रेणी में उच्चतम माना जाता था, जिनको कि जो सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ होते हैं, ऐसी सूची में यदि 3 नाम गिनाना हो तो ऐसी स्थिति में इनका नाम आता ही था और साथ में आर्किमिडीज और न्यूटन आते थे। अब ये आपका परिचय जो है पहले चैप्टर का समाप्त हो गया है। आप इन सभी को अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और बनाने के साथ साथ रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। अब हम लोग उसके जो भी चैप्टर में एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सभी को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पर आते हैं। आप लोग इतना पूरा कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।